मेरी पत्नी ने मुझसे अलग होने के लिए कहा इतना बड़ा झूठ। मेरा सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी ज़रूरी था क्योंकि वो ख़त्म करके ही मैं जल्दी से रचना के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को रचना को फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात फिर किया क्योंकि दिन भर भी बात ना होने पर लेकिन रात में ज़रूर बात किया करते थे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम साकिब है और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय साकिब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन रात में भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो उसके घर ही है। अगर कुछ बात होती तो मुझे फ़ोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फ़ोन करूं, लेकिन रात में उस समय फ़ोन करना मैंने सही नहीं समझा, इसलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं रचना से बात करूं। सुबह भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही था। दोस्तों, अब मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जब मुझे थोड़ी फ़िक्र होने लगी थी कि क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 3 दिन तक न रचना का फ़ोन आया, न उसकी माँ का मुझसे कोई बात हुई। फिर एक शाम मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने पूछा कि रचना कहाँ है? वो बोली रचना अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई हुई है। शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। वो बोली रचना अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था, रचना ने मुझे बताया था कि वो वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। रचना वहाँ 5 दिन रुकने के वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिन तक मेरी रचना से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग ख़त्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 2 से 4 दिन में आने वाले ही थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपने पत्नी के घर ही पहुँचा और उसे लेने के लिए जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। तो मैं थोड़ी देर बाद बैठा। उसने पूछा कि रचना कहाँ है? वो बोली कि वो अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है, अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि अब मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दो, कितने दिन से रचना से कोई बात नहीं हो पाई। वो कुछ देर बाद सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे रचना से बात किए बिना। मुझे रचना पर भी गुस्सा आया कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है। साथ उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा हो तो वो किसी के फ़ोन से भी बात कर सकती है, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे ज़रूर डांटूंगा। मेरी सास का फ़ोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब वो भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरा मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो रचना और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फ़ोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो ये सब मुझसे छिपा रहे हैं? मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर गया तो मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें ज़ोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है रचना? मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, अब वो अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सच है। वो बोली कि रचना किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला आप कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा। वो बोली बेटा, यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वो वहाँ मिल गया और वो मौका देखकर उसके साथ भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है। तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। रचना मेरे साथ 3 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ ये कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। रचना स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। रचना की माँ को देखकर और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया,
मैं अपने साथ हुए इस धोखे का बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने रचना को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रचना नाम से मुझे नफरत हो गई। मेरी ज़िंदगी पर इसका बहुत असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हो तो वो कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब 7 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर यहाँ से आना जाना हुआ। ऐसा ही मेरा ध्यान उनके घर की खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की में रचना है। एक झलक सी मुझे दिखी। मैंने उसी समय उनके घर का दरवाज़ा बजाया। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और वो मुझे देखकर ही डर गई। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर मैं गया तो कमरे में गया तो रचना को देखकर मैं हैरान रह गया। रचना व्हील चेयर पर बैठी थी। रचना ने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? रचना बस रो रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, रचना जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण वो अब तक नहीं चल सकती है। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में ये कह रही थी, तुम्हें ना बताएं, वो खड़े काम के लिए गए हैं, वो बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है रचना अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं। लेकिन रचना ने कहा कि मैं उनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का है। उनके ज़िंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसलिए रचना ये झूठ तुमसे कहने को कहा ताकि तुम्हें उसे भुलाकर बुरा कहकर उसे भूल जाओ, उसे नफरत करने लगो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि रचना, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? रचना ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। रचना ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वो भी नहीं बचा। आप मुझे भूल जाएं, दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। रचना की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों में उसने इन्हें रोक रखा था। मैंने रचना को बीते कुछ महीनों में न जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो रचना को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैं रचना की एक बात नहीं सुनी। मैंने रचना को अपने साथ में ले आया। अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। मैंने मेरा शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में रचना का इलाज कराया। उम्मीद है कि किरण दिखाई दे रही है। बस मैं यही चाहता हूँ कि फिर से वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। तो दोस्तों, कितनी अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी है ये। अगर आपको हमारी कहानी का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, ये कहानी जो जो भी है, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जाती है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना को खेद पहुंचाना या ठेस पहुंचाना नहीं है। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।